गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद द रिविजन फॉर एडवांस जीएसटी एंड वी आर स्टार्टिंग एडवांस रूलिंग इन इट. Yesterday we have did supply. Yesterday I have also recorded return chapter, but due to some issues it was not uploaded, but you will find it today. See, about return chapter I want to say quality of that return chapter would be good on personal tutor, particularly for that chapter, return chapter. Due to my software was not working, तो स्टडी मेड इजी पे जो रिटर्न चैप्टर है वो वही है, सेम है, बट थोड़ा सा शायद आपको पिक्चर क्वालिटी सिर्फ एक इस वीडियो की, दैट इज रिटर्न चैप्टर की, हो सकता है आपको स्टडी मेड इजी पे इतना अच्छा ना मिल पाए जो आपको पर्सनल ट्यूटर पे उसी की पिक्चर क्वालिटी आपको एनहेंस होके मिल जाएगी. तो आई वुड रिक्वेस्ट वो आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल ट्यूटर पे देख सकते हैं. और बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है, मैम स्टडी मेड इजी अलग है. सिर्फ इतना है, स्टडी मेड इजी डेडिकेटेडली सी ए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट में स्क्रॉल आउट ना करना पड़े आपके सब्जेक्ट्स, इसलिए स्पेसिफिकली स्टडी मेड इजी चैनल है, दैट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर सी ए स्टूडेंट्स. हाउएवर इफ आई टॉक अबाउट द पर्सनल ट्यूटर, सारे वीडियो सेम होते हैं, कोई चेंजेस नहीं है, बट द थिंग इज पर्सनल ट्यूटर इज़ अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड से लेके कॉलेज MBA केमिस्ट्री मैथ सब कुछ है वहाँ पे. तो वहाँ होता ये कि प्लेलिस्ट में आपको क्या है, इतनी सारी प्लेलिस्ट होती है कि कई बार आपको आपके वीडियोस इधर उधर ढूंढने पड़ते हैं. तो जस्ट यही डिफरेंस है स्टडी मेड इजी एंड पर्सनल ट्यूटर में. ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज एडवांस रूलिंग. एडवांस रूलिंग का मतलब क्या है? एडवांस रूलिंग का मतलब है एडवांस में रूलिंग लेना, कुछ चीज़ होने से पहले भी ले सकते हैं. तो वेरी प्रिसाइसली आई हैव डिजाइन दिस चैप्टर, इजीली करा है, हम लोग इसे लर्न करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट रिविजन लेक्चर, माइन आर लर्निंग लेक्चर, रिविजन नहीं, लर्निंग भी करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं एडवांस रूलिंग. एडवांस रूलिंग कहाँ एप्लीकेबल है, किसको एप्लीकेबल है? तो अगर हम एडवांस रूलिंग की बात करें तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एडवांस रूलिंग का मीनिंग क्या होता है. तो एडवांस रूलिंग का मीनिंग है डिसीजन. एडवांस रूलिंग का मीनिंग क्या है? डिसीजन लेना. डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन अथॉरिटी या एपिलेट अथॉरिटी ने लिया. डिसीजन लेंगे अथॉरिटी या फिर एपिलेट अथॉरिटी. तो एडवांस रूलिंग में क्या होता है? एडवांस रूलिंग इज बेसिकली अ डिसीजन दैट इज टेकन बाय अथॉरिटी और एपिलेट अथॉरिटी, एंड हु विल अप्लाई फॉर दिस एडवांस रूलिंग? एप्लीकेंट विल अप्लाई फॉर दिस एडवांस रूलिंग. Advance ruling means decision taken by authority or appellate authority. Authority or appellate authority, and application will be given by the applicant. Applicant खुद अप्लाई करेगा तभी एडवांस रूलिंग मिल सकती है. फिर डिटेल में जाएंगे हम कि एप्लीकेंट कौन होता है, ये अथॉरिटीज़ वगैरह का कौन कौन है, ये किन चीज़ों पे रूलिंग दे सकते हैं. तो ये दो सेक्शंस दिए हैं, 97 सबसेक्शन 2 एंड 100 सबसेक्शन 1. 97 सबसेक्शन 2, 100 सबसेक्शन 1. 97 सबसेक्शन 2 एंड 100 सबसेक्शन 1, दिस आर द टू सेक्शंस जिसमें हमें पता चलेगा कि रूलिंग किन चीज़ों पे आ सकती है, रूलिंग किन चीज़ों पे आ सकती है. तो सबसे पहले ये जब रूलिंग देगा तो क्या एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी? तो एप्लीकेबिलिटी हैव बीन गिवन इन सेक्शन 103. 3 सेक्शंस यहाँ पे एडवांस रूलिंग में, 97 सबसेक्शन 2, 100 सबसेक्शन 1 एंड 103. ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में कि एडवांस रूलिंग इज डिसीजन, राइट? एडवांस रूलिंग डिसीजन है. कौन लेता है डिसीजन? अथॉरिटी और एपिलेट अथॉरिटी, एज वी हैव जस्ट लर्नड. अथॉरिटी या एपिलेट अथॉरिटी. अब बोलते हैं ये जो अथॉरिटी एपिलेट अथॉरिटी ये कंस्टिट्यूट होती है अंडर CGST और SGST और UTGST, और जो SGST UTGST में स्टेट वाइज कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ये स्टेट वाइज कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो ये सेम होती है CGST के लिए भी. Constituted under SGST, UTGST, मतलब ये स्टेट वाइज कॉन्स्टिट्यूट होती है, एंड विल बी सेम फॉर CGST. ऑफिसर
नॉट बिलो जॉइंट कमिश्नर, इसमें जो कमिश्नर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, इसमें जॉइंट कमिश्नर की बिलो रैंक वाले ऑफिसर्स नहीं आ सकते। यहाँ पे एज आई सेड दिस इज स्टेट लेवल अथॉरिटी, स्टेट वाइज यहाँ पे क्या है, ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटी बनाई जाती है। इसका मतलब पर्टिकुलर स्टेट वाले लोग प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जजमेंट नहीं दे सकते, दे कैन नॉट टेक अ डिसीजन ऑन वॉट प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड डिसीजन। जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ये जजमेंट नहीं दे सकते क्योंकि स्टेट वाइज है। तो स्टेट वाइज होने के कारण ये नहीं दे सकते, एज इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर SGST UT GST नॉट सेंट्रल एक्ट। तो यहाँ तक तो हमें चीज़ें क्या हो गई, समझ में आ भी गई, हमें लर्न भी हो गई। सबसे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमें क्या समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले डिसीजन है, राइट डिसीजन है। जस्ट क्लोज योर आइज एंड रिकॉल करो। डिसीजन है कौन लेता है, अपीलेट अथॉरिटी या अथॉरिटी। कंस्टिट्यूट कहाँ होती है, SGST या UT GST में, एंड इट इज सेम फॉर CGST। यहाँ पे कौन ऑफिसर्स होंगे, तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। फिर यहाँ पे ये है कि चलो जॉइंट कमिश्नर से बिलो के रैंक के लोग नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड डिसीजंस नहीं ले सकते क्योंकि ये स्टेट लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट होती है, नॉट एट द सेंट्रल लेवल। हो गया यार। फिर आते हैं अप्लाई कौन करेगा, तो अप्लाई करेगा हमारा एप्लीकेंट। हु विल अप्लाई, एप्लीकेशन वुड बी मेड बाय एप्लीकेंट। एप्लीकेंट जी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे any person registered or desirous to obtain registration, इसका मतलब एक टैक्सेबल पर्सन, एक टैक्सेबल पर्सन क्या है, वो यहाँ पे अप्लाई करेगा। पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और desirous to obtain registration, या तो वो रजिस्टर हो चुका है या फिर उसे रजिस्ट्रेशन लेना है, चाहे वो लाइबल हो या फिर क्या है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले। तो यहाँ पे डिजायरस टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्टर्ड सिर्फ वही जा सकते हैं। अब यहाँ पे किन चीज़ों पे रूलिंग लेने जाएंगे, ये लोग किन चीज़ों पे रूलिंग लेने जाएंगे, तो इमेजिन दिस पर्सन, ये पर्सन कहता है मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ये पर्सन कहता है मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, प्लीज़ मुझे ये बताओ मुझे इस बिजनेस को रजिस्टर करना है या नहीं करना। तो वांट्स टू आस्क अबाउट द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, ही वांट्स टू आस्क अबाउट व्हाट, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट क्या है। चलो रजिस्टर कर दिया, फिर बोलता है कि अब मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, पहले ये बताओ कि वो सप्लाई है भी या नहीं। सो वेदर द ट्रांजैक्शन इज सप्लाई, बिजनेस स्टार्ट करके पूछता है रजिस्ट्रेशन करना है नहीं, फिर उसमें जो ट्रांजैक्शन कर रहा है बोल रहा है बता दो ये सप्लाई है या नहीं। सप्लाई कर लिया, अब बोलता है मुझे ये समझ नहीं आ रही इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। और चलो ये सब तो समझ में आई कि वैल्यू सप्लाई क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, टैक्स कितना पे करना है ये बता दो, टैक्स पे करने के बाद ITC मुझे कितना मिलेगा ये बता दो। मतलब वो सारी चीज़ें क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि देखो सबसे पहले तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे ये बताओ मेरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो वेदर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, बोलता है मुझे ये बता दो सप्लाई है या नहीं, और सप्लाई में भी फिर इसको गुड्स में क्लासीफाई करूँ या सर्विस में क्लासीफाई करूँ, गुड्स में क्लासीफाई करूँ या फिर सर्विस में क्लासीफाई करूँ, वो भी उसको बता दिया। फिर बोलता है अच्छा ये भी बता दो कि कैसे डिटरमाइन करूँगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, फिर मेरी टैक्स लाइबिलिटी कैसे क्या डिटरमाइन हो रही है, फिर ये बता दो ये मेरे को टैक्स भरने के बाद ITC कितना एडमिसिबल होगा। आप चेन समझ रहे हो, जो मैं आपको लॉजिकली वो क्वेश्चन ये सारे पॉइंट्स याद कराने की कोशिश कर रही हूँ कि एक बिजनेस में ये चेन चलती है, इट इज़ द चेन इन द बिजनेस, एंड ये चेन जो बिजनेस में चलती है उसके वही क्वेश्चन आ रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, लाइबिलिटी ऑफ टैक्स, एडमिसिबिलिटी ऑफ द ITC ऑन टैक्स पेड और डीम टू हैव बीन पेड, या फिर मुझ पे कोई नोटिफिकेशन तो एप्लीकेबल नहीं है। तो 97 सबसेक्शन 2, आंख बंद करते हैं। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, फिर ट्रांजैक्शन किया तो वेदर इट इज सप्लाई, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विस, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, लाइबिलिटी टू पे टैक्स, एडमिसिबिलिटी ऑफ द ITC ऑन टैक्स पेड और डीम्ड टू बी पेड। देन लास्ट आता है हमारा नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी नोटिफिकेशन। तो दिस आर 97 सबसेक्शन 2 के पॉइंट्स, ठीक है। फिर आते हैं 100 सबसेक्शन 1, बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन, ऐसे ट्रांजैक्शन जो हो चुके हैं या करने वाले हो, दोनों के लिए एडवांस में रूलिंग लेना क्या होता है, ट्रांजैक्शन करने से पहले भी रूलिंग ले सकते हैं। तो
97 सबसेक्शन 2 एंड 100 सबसेक्शन 1 गुड सर्विस जिनके ट्रांजैक्शन हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, आप इन पे रूलिंग ले सकते हैं। Now the question is about the applicability. Now the question about the applicability, section 103. This advance ruling is particularly applicable to the applicant or officer. पर्टिकुलर ऑफिसर पर्टिकुलर एप्लीकेंट पे बाउंडिंग है, जिसने इस केस के लिए अप्लाई किया है सिर्फ उसके लिए जो रूलिंग आएगी वो उस पे बाइंडिंग है और किसी पे नहीं। इनफैक्ट सिमिलर ट्रांजेक्शन कोई और कर रहा है, सेम के सेम ट्रांजेक्शन्स कोई और कर रहा है, उस पर भी नहीं, जो एप्लीकेंट आएगा सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ये बाइंडिंग होगी। इट वुड बी बाइंडिंग ओनली एंड ओनली टू द एप्लीकेंट हु हैज़ अप्लाइड फॉर एडवांस रूलिंग। इट विल बी बाइंडिंग, कब तक बाइंडिंग होगी? टिल लॉ सपोर्टिंग रूल्स नॉट चेंज। इस एडवांस रूलिंग को देने के लिए जो रूल्स बने हुए थे, जो लॉ था, वो जब तक चेंज नहीं होगा ये वाली एडवांस रूलिंग भी चेंज नहीं होगी, ये वैलिड रहेगी। सेक्शन 103 किसको बाइंड करता है? बाइंड करता है एप्लीकेंट ऑफिसर को। सिमिलर ट्रांजैक्शन अदर पर्सन कर रहे हैं, नो, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू देम। फिर आगे बोलते हैं कि बाइंडिंग टिल लॉ दैट सपोर्ट्स दिस डिसीजन डज नॉट चेंज। ठीक है, फिर अब बोलते हैं कि चलो ठीक है, कभी ऐसा हुआ, हमें ऐसा लग रहा है कि आपने एडवांस रूलिंग गलत दे दी। भाई हम बोल रहे हैं कि कभी हमें ऐसा लगा कि एडवांस रूलिंग गलत हो गई, हमें किसे? खुद एप्लीकेंट को लग रहा है कि भाई एडवांस रूलिंग गलत हो गई है। क्या रेक्टिफिकेशन हो सकता है? क्या रेक्टिफिकेशन हो सकता है कि ऐसा लगे कि हाँ भैया गड़बड़ हुई है? तो यस, रेक्टिफिकेशन इज पॉसिबल। गड़बड़ के केस में क्या है, रेक्टिफिकेशन तब भी पॉसिबल है। तो उसके लिए आते हैं हम सेक्शन कौन सा? सेक्शन 102। सेक्शन 102 किसके लिए? सेक्शन 102 इज अबाउट रेक्टिफिकेशन। इट इज अबाउट रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन कौन करेगा? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग या फिर एपिलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग या फिर एपिलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। कितने टाइम में? टाइम है विद इन 6 मंथ फ्रॉम ऑर्डर। इट इज विद इन 6 मंथ फ्रॉम ऑर्डर। जिस दिन एडवांस रूलिंग ऑर्डर हुई उससे 6 मंथ्स के अंदर, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द ऑर्डर, रेक्टिफिकेशन पास हो जाएगा। कौन नोटिस कर सकता है कि गड़बड़ है? तो खुद अथॉरिटी, ऑफिसर या एप्लीकेंट। स्यूमोटो अथॉरिटी, ऑफिसर इन्वॉल्व, ठीक है, हमारा जो ऑफिसर है, जीएसटी ऑफिसर, वो, या फिर एप्लीकेंट, इन तीनों में से कोई भी कर सकता है। तो जिन्होंने रूलिंग दी दैट इज एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, या फिर ऑफिसर जैसे हम डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, या फिर खुद एप्लीकेंट देख सकता है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर से 6 मंथ के अंदर रेक्टिफिकेशन हो जाना चाहिए। ऑर्डर से 6 मंथ के अंदर रेक्टिफिकेशन हो जाना चाहिए। अब तक कौन से सेक्शन कर लिए? 97 सब सेक्शन 2 राइट, 100 subsection 1, section 103 that was binding. Now section 102 that is about rectification. Rectification within 6 months from the date of order. Within 6 months from the date of order. ठीक है। सेक्शन 104 रूलिंग void। कब रूलिंग ऐसा होगा कि void ही बांध दी गई? When the ruling is deemed to have been void, मान लिया जाएगा कि void है। तो ऑर्डर आपने ऑब्टेन किया, बिल्कुल अच्छी बात, आपने ऑर्डर ऑब्टेन किया, यू हैव ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर, ओके, यू हैव ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर बाय फ्रॉड सपरेशन ऑफ फैक्ट, बाय फ्रॉड सपरेशन ऑफ फैक्ट, ऑल द प्रोविजन। अगर पता चल गया कि भैया ये जो रूलिंग आपने ऑब्टेन की है, ये रूलिंग ऑब्टेन की है बाय फ्रॉड सपरेशन ऑफ फैक्ट, बाय फ्रॉड या सपरेशन ऑफ फैक्ट, तो ये मान लिया जाएगा रूलिंग क्या है? वॉइड एब इनिशियो। क्या मान लिया जाएगा? रूलिंग क्या है? वॉइड एब इनिशियो। रूलिंग वॉइड एब इनिशियो मान ली जाएगी। शुरू से ही रूलिंग गलत थी, ये मान लिया जाएगा। एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अप्लाई, सारे के सारे प्रोविजन एक्ट के अप्लाई होंगे एक्सेप्ट पीरियड व्हेन रूलिंग गिवन। यहाँ पे क्या है? सबसे पहले ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अप्लाई, ऐसा मान लिया जाएगा। यस, बिल्कुल मान लिया जाएगा। सिर्फ उतने पीरियड को छोड़ा जाएगा, पीरियड व्हेन रूलिंग गिवन, जिस दिन रूलिंग दी और जिस दिन डिक्लेयर किया। रूलिंग देने से डिक्लेरेशन के बीच का जो टाइम है उसे छोड़ के, सिर्फ उसे छोड़ के ओवरऑल इसे क्या माना जाएगा? ओवरऑल माना जाएगा कि सारे प्रोविजंस अब आपको लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग देता कौन है?
सबसे पहले ये डिसीजन है देने वाले अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग या एपिलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है, जिसे कंस्टिट्यूट किया जाता है SGST UTGST में, और यही सेम होता है CGST के लिए, राइट। सेकेंड, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड डिसीजन नहीं होंगे, जॉइंट कमिश्नर से बिलो रैंक वाले यहाँ पे नहीं हो सकते। अप्लाई करेगा एप्लीकेंट जो रजिस्टर्ड है या डिजायरस टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन है। 97 सबसेक्शन 2 में बोलता है कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट पूछ सकते हैं, वेदर सप्लाई है या नहीं ट्रांजैक्शन, क्लासिफिकेशन इन गुड्स और सर्विस, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड हमारा आता है टैक्स लाइबिलिटी, देन एडमिसिबिलिटी ऑफ ITC ऑन द टैक्स पेड और डीम टू बी पेड, ठीक है। फिर आता है 100 सबसेक्शन 1, जिसमें ये बोला गया है कि वेदर प्रपोज ट्रांजेक्शन और ऑलरेडी जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उन पर रूलिंग आएगी। 103 बोलता है बाइंडिंग होगा, किस पे बाइंडिंग होगा, ऑन ऑफिसर एंड एप्लीकेंट, अदर person having similar transaction it is not binding and binding till the law supporting the decision does not change। रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है चाहे एप्लीकेंट देखे, ऑफिसर देखे, या फिर किसके नोटिस में आता है, खुद अथॉरिटी के नोटिस में आता है, तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द ऑर्डर रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कर सकती है, एपलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग रेक्टिफिकेशन कर सकता है। सेक्शन 103 जिसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो, तो जैसे ही पता चला फ्रॉड सेपरेशन ऑफ द फैक्ट से आपने रूलिंग ऑब्टेन की है, वो वॉइड एब इनिशियो मानी जाएंगी, और जिस दिन रूलिंग दी और जिस दिन डिक्लेयर किया कि ये वॉइड एब इनिशियो, उतने उसके बीच के पीरियड को छोड़ के आप पे सारे प्रोविजंस अब एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे इसके एक्ट के, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम किस पे, इसके बाद आते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर कहाँ दिया है, सेक्शन 98। प्रोसीजर कहाँ दिया है, प्रोसीजर हैव बीन गिवन इन सेक्शन 98। प्रोसीजर दिया है कहाँ, सेक्शन 98 में। सेक्शन 98 बोलता है एप्लीकेंट अथॉरिटी ऑफ एप्लीकेंट क्या करेगा, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को अप्लाई करेगा। इट सेंड अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू ज्यूरिसडिक्शनल, अपने ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को भैया कॉपी भेजेगा कि मुझे एडवांस रूलिंग चाहिए, ठीक है। सुनो सॉरी गलत बोल दिया। सबसे पहले प्रोसीजर कहाँ दिया है, सेक्शन 98 में। प्रोसीजर कहाँ दिया है, सेक्शन 98 में। प्रोसीजर कहाँ दिया है, सेक्शन 98 में। एप्लीकेंट अप्लाई करेगा एडवांस रूलिंग के लिए। अब एडवांस रूलिंग क्या करेगी, इसके एप्लीकेशन की जो कॉपी है, एप्लीकेंट ने जो एप्लीकेशन दी है एडवांस रूलिंग, एप्लीकेंट की कॉपी, एप्लीकेशन की कॉपी किसको सेंड करेगी, ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को सेंड करेगी, और रेलिवेंट रिकॉर्ड्स जो भी चाहिए एडवांस रूलिंग को मंगवाएगी। Call the relevant records. So applicant will apply for the advance ruling and advance ruling authority, and advance ruling authority will send the copy of application to jurisdictional officer and would call for the relevant records from officer. इसके बाद सारे रिकॉर्ड्स देखने के बाद अथॉरिटी जो है एडवांस रूलिंग की, वो डिसाइड करेगी वेदर टू एडमिट द एप्लीकेशन और वेदर टू रिजेक्ट इट, उसे एडमिट करें या उसको रिजेक्ट करें। अब बोल रही है भैया ठीक है एडमिट करना है, तो एडमिट करने के बाद जो ऑर्डर है विद इन 90 डेज क्या हो जाना चाहिए, जैसे ही एडमिट किया तो एप्लीकेशन एडमिट करने के बाद आपको 90 डेज के अंदर उसे प्रोनाउंस कर देना है। विद इन 90 डेज आपको क्या करना है, उसे एक्सेप्टेंस से 90 डेज के अंदर प्रोनाउंस करना है, ठीक है। प्रोनाउंस कर दिया, चलो अभी के लिए मानते रिजेक्ट नहीं हुआ, उन्होंने बिल्कुल 90 दिन के अंदर अपना ऑर्डर दे दिया, हम ऑर्डर से एग्रीव्ड हो गए, तो अपील कर सकते हैं क्या अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, यस आप क्या कर सकते हैं, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जा सकता है। कौन करेगा, एप्लीकेंट भी कर सकता है, CGST SGST ऑफिसर भी कर सकता है, ज्यूरिसडिक्शन वाला या जो कंसर्न है, दोनों में से कोई भी कर सकता है अप्लाई। कितने टाइम में, विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर, और एक्सटेंडेड टाइम और 30 डेज मिल सकता है। अपील कर सकते हैं किसके, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। अपील कर सकते हैं कितने, कौन कर सकता है, एपिलेट कर सकता है, कौन कर सकता है, ऑफिसर कर सकता है जो कंसर्न है या जिसका ज्यूरिसडिक्शन है। टाइम क्या है, विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर। विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर क्या है, आपको अपील करना है किस, अब ये अपील होगी किसको, ये अपील होगी एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को। ये कहाँ जाएगी, एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को जाएगी विद इन 30 डेज फ्रॉम ऑर्डर।
सफिशिएंट रीज़न है तो और 30 डेज आपको मिल जाएंगे। और इन्हें भी क्या करना है, प्रोनाउंस करना है विद इन 90 डेज। इन्हें भी क्या करना है, प्रोनाउंस करना है विद इन 90 डेज। यहाँ लिख लीजिएगा आप कि अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को जाएगा आगे अपील, ठीक है। अब सपोज करो जब ये एडमिट किए, when they have admitted this कि हाँ चलो हम एडवांस रूलिंग देंगे, 90 डेज में दे हैव टू प्रोनाउंस, ये हमने देख लिया। और कहाँ जाना है अगेंस्ट में, इन्हें जाना है, कौन जा सकता है, कितना टाइम है और कितने में इसे भी प्रोनाउंस करना है, ये दिया है। अब क्या हुआ, जब अभी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास ही थे तो डिसीजन देते वक्त देयर वॉज अ डिफरेंस इन ओपिनियन। डिसीजन देते वक्त क्या था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, देयर वॉज व्हाट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो दिस पॉइंट या जहाँ पे जिस पॉइंट पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, दिस पॉइंट विल बी रेफर्ड टू एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। और अगर सपोज करो फिर एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की डिसीजन में भी वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। पहले तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग डिसीजन ले रहे थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, दे पास दिस क्वेश्चन टू एपिलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, वहाँ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो फिर मान लिया जाएगा इस पॉइंट पे कोई एडवांस रूलिंग नहीं दी जा सकती। नो एडवांस रूलिंग ऑन सच पॉइंट, नो एडवांस रूलिंग ऑन सच पॉइंट। तो दिस इज व्हाट, अगर एडमिट होता है 90 डेज में प्रोनाउंस करो, आ गया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो एपलेट अथॉरिटी पे पहुंचा दो, वहाँ भी डिफरेंस है तो रूलिंग नहीं दी जाएगी। सब कुछ सही रहा, लेकिन आगे क्या हुआ, डिसीजन दे दिया, डिसीजन से एग्रीव्ड हो गए। कौन एग्रीव्ड हुआ, या तो ऑफिसर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, या फिर उसमें जो कंसर्न है, या फिर ज्यूरिसडिक्शनल, या फिर खुद एप्लीकेंट। तो वो कहाँ आगे जा सकता है, वो विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर कहाँ जा सकता है, एपलेट अथॉरिटी ऑफ द एडवांस रूलिंग। या फिर और सफिशिएंट कॉज है तो 30 डेज और उसको मिल जाएंगे। वहाँ पे भी प्रोनाउंसमेंट विद इन 90 डेज होना चाहिए। जैसे ही पास ऑन हुआ, पास ऑन होने के बाद 90 डेज के अंदर वहाँ प्रोनाउंस होना चाहिए। अब ये नहीं हुआ, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट हो गया, एडमिट नहीं हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन हो गया, तो रिजेक्शन स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। रिजेक्शन क्या होना चाहिए, रिजेक्शन शुड बी अ स्पीकिंग ऑर्डर। और कब रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्शन पहली चीज़ तो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, ये चीज़ समझ में आया। लेकिन रिजेक्ट कर कब सकते हैं, तो बोलते हैं कि जिस जिस चीज़ का आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं वो ऑलरेडी पेंडिंग और डिसाइड किया हुआ है, या तो पेंडिंग है किसी प्रोसीडिंग में या डिसाइड हो चुका है किसी प्रोसीडिंग में, तो फिर उसके लिए आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। एडवांस रूलिंग तब ली जाती है जब बिल्कुल नया नवेला केस हो, कोई पेंडिंग नहीं चल रहा उसकी प्रोसीडिंग, या फिर क्या है वो ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं है। पेंडिंग नहीं चल रहा है या फिर क्या है, ऑलरेडी वो डिसाइडेड नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की मीनिंग देख लिया, एप्लीकेंट कौन होगा, 97 to 100 सबसेक्शन 1, 103, 102, 104, 98 दैट इज प्रोसीजर विद सेक्शन। जितना मैं करवा सकती थी आपको रिवाइज, आई हैव रिवाइज्ड, आई हैव मेड यू लर्न। अगर ढंग से तरीके से सुना होगा तो ये चैप्टर भी लर्न हो चुका होगा, ठीक है। इफ़ एनी वन नीड्स दिस माइंड मैप, व्हाट्सअप नंबर ये रहा, इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको ये सारे माइंड मैप्स हैं। इसका मैं SMPM दोनों इनकॉर्पोरेटेड है, विद इन 80 पेजेस इसका ओवरऑल कवर किया है। कस्टम 21 पेजेस में, DT नियर अबाउट 150 पेजेस में और IDT भी 150 पेजेस में नियर अबाउट है। एंड दिस काइंड ऑफ माइंड मैप्स आर देयर. These are really very helpful. If you need, you can WhatsApp here. Already I have told these are paid, this will not be available free. And just a request, whosoever has taken, please don't share like आप बस शेयर एक क्लिक पे कर देते हो, बट लिटरली ये जितना ये ड्राफ्टिंग होती है ना, इट टेक्स में 2 to 3 days for per chapter. And many times I have compromised my sleep. I have just slept for 4 hours, sometimes even less, just to complete it and trying to complete that in time. Many of the students have given me advances. They have waited for 2 months even for this chapters. फिर मैं उन्हें phase wise देती गई हूँ. So literally सिर्फ मेरा ही नहीं, बच्चों का पेशेंस भी था जो वो वेट किए इन चार्ट्स के लिए. तो प्लीज़ डोंट शेयर इट in other way. Let others take from me because it literally takes my lot and lot of effort. और अगर आप कुछ फीस मुझे इन सारे चार्ट्स के लिए दे सकते हो या फिर इन वीडियोस के लिए दे सकते हो तो बी ए लॉयल स्टूडेंट, डोंट शेयर. ओके, थैंक यू. चलो अब इसके बाद हम कर रहे हैं अब जॉब वर्क, ठीक है. जॉब वर्क के चैप्टर में मिलते हैं.